नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द फ्यूसिस पे। तो हम ऐसा सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं कि पहले एक चैप्टर 9th का करेंगे, फिर 10th का करेंगे, फिर 9th का करेंगे और फिर 10th का करेंगे। तो हमने 10th का एक चैप्टर खत्म करा है जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम वापस एक क्लास 9th के लेक्चर में आ चुके हैं और 9th का एक चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। देखो दोस्त, अगर आप 9th में हो तो मेरा विश्वास मानो, अगर आप 9th से फिजिक्स पढ़ना एकदम मन से पढ़ना, सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अगर मन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ऐसे इसको ऐसा लगता है लोगों का, एक साइकोलॉजी बन जाता है, टफ है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। शिद्दत से नोट्स बनाओ, एकदम मजे से पढ़ो, कुछ क्वेश्चंस करो और एंजॉय करो बस। फिजिक्स थोड़ा सा एफर्ट मांगता है, अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे, अगर आप, ऐसा देखा जाता है ना आमतौर पे कि जिस बच्चे का फिजिक्स अच्छा होता है ना, वो बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, अरे मुझे फिजिक्स तो आता है। जिसका बाकी सब ठीक ठाक है, फिजिक्स खराब है ना, फिर भी मोरल डाउन रहता है, अरे यार फिजिक्स आता ही नहीं है मुझे, है ना। और फिजिक्स में क्या ही है दोस्त, अभी के लेवल पे कुछ भी नहीं है, एकदम मजे से सिर्फ पढ़ना है। एक बार जो क्लास में हो जाता है उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, क्लास में हो जाने के बाद मन से इत्मीनान से बैठो, हर एक पॉइंट पे जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उसको याद करो कि इस पॉइंट पे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया था, उस टॉपिक पे कौन सा एग्जाम्पल था। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि एग्जाम्पल्स याद रहते हैं ना तो वो दिमाग में बैठता है ना। तो चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू समझो और मजे करो, बाकी तो कुछ भी नहीं है, एंजॉय करना है लाइफ में, और क्या। चलो तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है दोस्त, है ना। फिजिक्स का पहला मोशन है 9th क्लास का, और दूसरा फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे फोर्स की। किसकी बात करेंगे? फोर्स की। तो मेरे दोस्त, ये फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? तो अक्सर हम देखते हैं किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसका जो डोर होता है उस पर पुश लिखा होता है या फिर पुल लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस डोर को या तो पुश करो या फिर पुल करो खोलने के लिए, है ना। और वही जो पुश या फिर पुल हम कर रहे हैं वो क्या है? फोर्स है। क्या है दोस्त? फोर्स है। तो फोर्स है क्या? द पुश, द पुश एंड pull acting, the push and pull acting on a body, acting on a body is known as force। कितना सिंपल, कितना सिंपल, कितना सिंपल। फोर्स क्या है? किसी बॉडी को हम या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। तो मेरे दोस्त बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार ना मतलब ऐसा मतलब ऐसा नॉर्मल लाइफ में कोई भी आता है और पूछ देता है कि हम एक चीज को ऐसे धक्का दे रहे हैं, बताओ पुश है कि पुल है। फुटबॉल को किक कर रहे हैं, बताओ पुश है कि पुल है। कुएं से पानी निकाल रहे हैं, बताओ पुश है कि पुल है ना। ऐसा लाइफ में आता है। तो सिंपल सा तरीका है ध्यान रखने का, है ना। सिंपल सा तरीका क्या है ध्यान रखने का? कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो बॉडी हमसे दूर जा रही है तो क्या होगा? पुश होगा। क्या होगा? पुश होगा। और वो बॉडी अगर पास आ रही है तो क्या होगा? पुल होगा। जैसे जैसे एक्चुअली होता क्या है ना, दरवाजे पे लिखा होता है पुश, तो सोचने लगता है यार धक्का दूं कि खींचूं, है ना। तो कुछ नहीं, पुश का मतलब क्या होगा? पुश करोगे तो बॉडी हमसे दूर जाएगी और पुल करोगे तो बॉडी हमारे पास आएगी या हमारी तरफ आएगी, है ना। तो पुश क्या होता है भैया? बॉडी मूव्स, बॉडी मूव्स अवे, बॉडी हमसे कहां जाएगी? दूर जाएगी। और पुल में क्या होता है? बॉडी कम्स क्लोजर। ओह माय गॉड, अब तो मैं शर्माने लगे, अब तो पुल करना पड़ेगा। देखो, तो पुश में क्या होता है? बॉडी हमसे दूर जाती है। जैसे दरवाजा है, दरवाजे पे लिखा है पुश, तो उसको क्या करना है? पुश करना, मतलब दूर करना है, अपने से आगे की ओर धक्का देना है। अगर लिखा है पुल, मतलब पास आओ, क्या करना है? पास खींचना है उसको, है ना। आ रहा है समझ यार? ये कैमरा सही है ना?
हाँ, एक नंबर एक नंबर। चलो, अब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है दोस्त? ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन दोनों हो। मतलब क्या फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा? हाँ, दोनों होगा। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से वापस जाइए, मोशन का पहला लेक्चर पढ़ के आइए, है ना? तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मेरे दोस्त? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। अरे ये न्यूटन कैसे हुआ, थोड़ा समझाओ। ये न्यूटन सेकेंड लॉ में मैं बताऊंगा कि ये न्यूटन कैसे हुआ। ठीक है। इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है जो थोड़े काम की होती है। सीजीएस यूनिट क्या है? डायन। अरे सर आप हमारा नाम क्यों ले रहे हो? अरे नाम नहीं ले रहा हूं, इसकी यूनिट बता रहा हूं। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। तो एक रिलेशन आता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, तो ये हमने सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट वगैरह इन चीजों को पढ़ लिया। आगे मैं बात करता हूं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। फोर्स से क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? चलो चलो बात करते हैं, फिर समझ आएगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है? पहला 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 है ना, पहला इफेक्ट, अगर कोई बॉडी चल रही है तो उस पर, मान लो उधर से एक बॉडी आ रही है, उस पर धक्का लगी है, तो बॉडी क्या हो जाएगी? रुकेगी या स्लो होगी, है ना? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको धक्का देंगे तो वो क्या करने लग जाएगी? चलने लग जाएगी। मतलब फोर्स में इतनी ताकत है कि वो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। जो रुका हुआ है उसको चला सकता है और चलते हुए को रोक सकता है। यानी कि रुके हुए, रेस्ट वाले को मोशन में ला सकता है और मोशन वाले को रेस्ट में ला सकता है। तो पहला इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या होगा? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है मेरे दोस्त, है ना? जो रुका है उसको चला सकता है और चलते हुए को रोक सकता है। दैट्स इट। अच्छा, सिर्फ एक ही दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। अच्छा, फोर्स लगाने से बॉडी का शेप भी चेंज हो जाएगा। हाँ, बॉडी का शेप भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? मान लो एक स्पंज है, स्पंज को मैंने दबा दिया तो शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मान लो एक स्प्रिंग है, एक से बॉल से टिका हुआ है, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया तो शेप चेंज हो गया ना, छोटा हो गया। पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। या फिर स्प्रिंग को मैंने खींच दिया तो पहले कुछ छोटा था अब बड़ा हो गया खींच देने से, है ना? तो ये हम क्या कर सकते हैं? बॉडी का शेप भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है इफेक्ट? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें इतना क्यों कंफ्यूज होना है? मान लो एक आदमी है, हॉकी खेल रहा है, अच्छा, अब उधर से किसी ने पास दिया, वो यहां से फोर्स लगाता है और वो बॉल कहीं दूसरे प्लेयर के पास चला जाता है। तो पहले बॉल आया था उधर से, यहां पर लगा फोर्स और बॉल चला गया उधर। मतलब पहले बॉल इधर आ रहा था, इस पर हमने फोर्स लगा के इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना? तो ऐसा अपन मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी का ये क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। चौथा चीज क्या कर सकता है? स्पीड चेंज कर सकता है। स्पीड कैसे चेंज कर सकता है? बताता हूं, समझाता हूं। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। ये क्या कर सकता है?
बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। एक चीज उधर से धीमे 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 आ रही है और यहां से हमने फोर्स लगा दिया तो क्या तेज नहीं चलेगी? बोलो, एक चीज उधर से तेज आ रहा है, हमने फोर्स लगा दिया, रुको धीरे हो, तो क्या वो धीरे नहीं हो जाएगा? आ रहे हो समझ? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। चलो इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, यहां तक समझ आ रहा है आपको? सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में समझा, अब हम फिर उसके बाद हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में समझा। अच्छा, अच्छा तो थोड़ा और समझेंगे क्या? हाँ जी, किसके बारे में? फोर्स के बारे में। क्या पूरे लेक्चर में हम फोर्स को ही समझेंगे? हाँ जी। क्या ये लेक्चर बड़ा होने वाला है? थोड़ा सा बड़ा होगा। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, हाँ जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। टाइप्स ऑफ फोर्स मेरे दोस्त, फोर्स कितनी तरह के होते हैं? तो फोर्स दो तरह के होते हैं। पहला क्या है? कांटेक्ट फोर्स। पहला क्या है? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स दो तरह का है, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि चलो बताओ ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? मान लो एक बॉडी है, उसको उस पर मेरे को फोर्स लगाना है, या तो उसको पुश करना है या फिर पुल करना है। तो कैसे करूंगा? दो तरीका है, या तो मैं उसको पकड़ के खींचूं, है ना, पुल करना तो पकड़ के खींचूं, या फिर बिना पकड़े जादू करूंगा, जा जा जा, तो भी आएगा। क्या जादू वाला आएगा? मतलब समझेंगे, नॉन कांटेक्ट में समझेंगे। तो दो तरीका है, या तो छू के लाना है या फिर बिना कांटेक्ट के उसको खींचना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे दोस्त? नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलो, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? द फोर्स applied the force applied on a body by being in contact। बॉडी के कांटेक्ट में आकर जो उस पर फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में आकर मतलब उसको टच करके, जैसे जैसे ये बॉटल आ रहा होगा ना मेरे ख्याल से, ये बॉटल है, अब मैं इस बॉटल को यहां से खूब करूं, चल चल चल, मूव कर, क्या ये होगा? नहीं। तो इसको मूव कराना है तो हमको क्या करना होगा? कांटेक्ट में आना होगा और फिर इसको मूव कराना होगा। तो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये कितने टाइप का होता है? एक है मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स दोस्त? मस्कुलर फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो हमारे मसल के थ्रू लगता है। अच्छा, इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हाँ, हाँ भाई हाँ। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी by the force applied on a body by the help of muscles is known as muscular force। मस्कुलर फोर्स क्या होता है भाई? एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर हम लगा रहे हैं, किसकी मदद से? मसल्स की मदद से। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे भाई? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे किसी चीज को खींचना है, मान लो एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं खींच रहा हूं, तो अपने मसल्स की मदद से खींच रहा हूं, तो उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स। किसी को धक्का देना है तो अपने मसल्स की मदद से धक्का देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स। चलो अगला कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, ये मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स क्यों बोल रहा हूं? बिना कांटेक्ट में है क्या हम मस्कुलर फोर्स लगा सकते हैं? नहीं। जैसे वो बॉटल वाला एग्जांपल देता, क्या मैं दूर से ऐसे करता, चलो चलो मूव हो जाओ, होता नहीं। चलो, तो मस्कुलर फोर्स हो गया दोस्त। आगे बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स?
फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी क्या है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स विच अपोजेज, अपोज होने की बात हो रही भाई, विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन, किसको अपोज करता है, बॉडी के रिलेटिव मोशन को। द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा ऐसा, हाँ जी ऐसा, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा ये रिलेटिव मोशन क्या है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आगे मिलेगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। किसी एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, रिलेटिव मोशन। एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, रिलेटिव मोशन। जैसे एक ट्रेन जा रहा है और मैं चलती हुई कार से उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। चलो मतलब कोई बॉडी अगर आमतौर पर देखा जाए, मान लो ये एक कार है, ये कार अगर इधर मूव करेगी तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है ठीक है, अगली बात किसकी कर लें, टेंशन की। टेंशन बहुत है सर, तो चलो उस टेंशन की नहीं, दूसरा फोर्स वाला टेंशन है, इसकी बात करते हैं। तो टेंशन क्या है, एक फोर्स है। हाँ हाँ, फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स ही होगी ना। तो एक टेंशन क्या होगा, अ फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड, which is transmitted through ropes and cables is known as टेंशन। वह टेंशन है, अरे नहीं वो वाला टेंशन नहीं मेरे दोस्त, फोर्स वाला टेंशन। तो एक ऐसा फोर्स जो रोप यानी रस्सी या फिर केबल में ट्रांसमिट होता है, मतलब उस पर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। जैसे जैसे मान लो ये कोई सीलिंग है, सीलिंग से यहाँ एक रस्सी लगी हुई है और इस रस्सी में एक ब्लॉक लगा है जिसका मास है कुछ m। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे देखूंगा तो यहां पर टेंशन इसके दूर लगेगा, किधर लगेगा, इसके दूर लगेगा। अगर इस पॉइंट पर देखूंगा तो इससे भी टेंशन दूर लगेगा। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि टेंशन हमेशा जिस पॉइंट पर देखा जाता है उससे दूर लगता है। आ रहा है समझ, चलो भैया, तो टेंशन की भी बात हो गई। अच्छा टेंशन क्यों है कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि ये वाला मास इस बॉडी के कांटेक्ट में है, इस वजह से ये फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम इसको कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों है कांटेक्ट फोर्स, अगर ये बॉडी इस सरफेस पर होती ही नहीं तो क्या कभी फ्रिक्शनल फोर्स लगता नहीं, तो दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, इस वजह से ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स। चलो कुछ और कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। एक आएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अरे फ्रिक्शनल फोर्स तो गया, स्प्रिंग फोर्स। चलो अगला कौन सा आ रहा है दोस्त, स्प्रिंग फोर्स। अगला फोर्स कौन है, स्प्रिंग फोर्स। इट इज द फोर्स which acts on the spring due to the compression or extension is known as स्प्रिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। बड़े ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये फोर्स सबसे पहले तो किस पर एक्ट करेगा, स्प्रिंग पे। टेंशन किस पर एक्ट कर रहा था, रोप पर या फिर केबल पर, है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स है तो किस पे एक्ट करेगा, स्प्रिंग फोर्स पे। तो मान लेते हैं ना कि ये एक वॉल है ना, इस वॉल से अपन एक स्प्रिंग लगा दिए हैं,
है ना। स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का वो लेंथ जब हम मतलब बिना कोई फोर्स लगाए जो स्प्रिंग का लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि इस पर एक आदमी आता है और अपना जोर दिखा के इसको अपना जोर दिखा के छोटा कर देता है और इसको यहां से कंप्रेस करके ऐसा कर देता है ना। इसको यहां से कंप्रेस किया तो इसकी साइड कुछ छोटी हो गई। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, इधर से फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ऐसे सिकुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, कंप्रेशन। तो जब ये कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग क्या है ना, ये हमेशा अपने नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है ना। सबको ये अपने लाइफ में क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल रहना चाहता है। तो स्प्रिंग भी चाह रहा है रहने दो मुझे नेचुरल लेंथ में रहने दो। हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर उधर से फोर्स लगा दे रहे हैं, तो ये कह रहा नहीं मुझे वापस नेचुरल लेंथ में जाना है। तो ये क्या करेगा, इधर की ओर धक्का दिए तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम मतलब नेचुरल लेंथ को अटेन करना चाहेगा, और इसके हमने इधर धक्का दिया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। तो ये केस किसका केस है, कंप्रेशन का। किसका केस है दोस्त, कंप्रेशन का। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगा दिया जो इसको आगे की ओर खींच दिया है ना। इसको हमने क्या किया है, आगे की ओर खींचा है तो इसकी साइज बड़ी हो गई। तो जब साइज बड़ी हो गई फिर इसको तकलीफ, ये कह रहा है नहीं मुझे वापस नेचुरल लेंथ में आना है। तो ये क्या करेगा, ये वापस नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा और हमने इधर खींचा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो मेरे ख्याल से आपको कांटेक्ट फोर्स क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, इसको कांटेक्ट फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्या मैं बिना कांटेक्ट में आए इसको कंप्रेस या फिर एक्सटेंड कर सकता हूं। ये कंप्रेशन है और ये एक्सटेंशन का केस है। कंप्रेशन का मतलब ऐसे सिकुड़ देना और एक्सटेंशन का मतलब खींच के बड़ा कर देना। ठीक है, तो यहां तक की तो बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे की बात करेंगे, आगे की बात होगी नॉन कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो रहा है मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये मतलब ऑब्वियस सी चीजें हैं, इनमें ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। पूरा थियरी थियरी सा है तो फटाफट फटाफट समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो दोस्त अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूसरा वाला हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्ट तो कर रहा है लेकिन बिना कांटेक्ट में आए। अरे भाई साहब ये कैसे हो सकता है, क्या मुझे किसी चीज को हिलाना है तो बिना कांटेक्ट में आए हिला सकता हूं। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन कहीं कहीं होगा। जैसे 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 मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, दो मैग्नेट क्या करते थे, हम बचपन में खेलते थे, कभी आके चिपक जाता था, कभी दबा रहे वो चिपक ही नहीं रहे, है ना। तो होता क्या है कि वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्त, मैग्नेटिक फोर्स। पहले हम उसको यहाँ कांटेक्ट में नहीं आया था, वो पहले ही उसको खींच लिया था, बाद में कांटेक्ट में आया बेशक, लेकिन उसने खींचा पहले ही था। अब हम इसको जैसे दो मैग्नेट हैं, उनको लाए इधर, दबा रहे हैं, कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो वो दूर चला जा रहा है। तो ये बिना कांटेक्ट में आए ही फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। चलो तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला दूसरा तो नहीं कर सकते, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इस पेन को ऊपर की ओर उछाला
तो ये पेन ऊपर की ओर गया लेकिन वापस नीचे आया, क्यों? किसी ने तो खींचा होगा इसको नीचे की ओर, तभी तो ये नीचे आ रहा है। कौन खींच रहा है? अर्थ। तो क्या अर्थ इसके पीछे पीछे गई थी कि अरे नहीं 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 तुम मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते? नहीं। तो एक बिना कांटेक्ट में आए अर्थ इस पेन को नीचे की ओर खींच रही है, इसलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स acting the force acting between two bodies in the universe possessing mass। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना? possessing mass is known as gravitational force। मान लेते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ही, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं दोस्त, है ना, पूरे यूनिवर्स की बात। तो यूनिवर्स में ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है और दूसरी ये है। तो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और ये फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना। तेरी ओर है रब्बा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दिस फोर्स is always attractive मतलब हमेशा एक दूसरे के पास ही आएगा, दूर नहीं जा सकता है। the force is always attractive in nature, ठीक है। ये दोनों बॉडी एक दूसरे के पास ही आएगा, हमेशा दूर नहीं जाएगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि ये बाद में, ये कोई कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये दोनों अट्रैक्ट भी होंगे तो मान लेते हैं कि बाद में कभी कांटेक्ट में आएंगे, है ना। जैसे इस पेन को मैं उछाला तो ये पेन बाद में अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, है ना, लेकिन फोर्स पहले से ही लग रहा है ना। यहां से जब नीचे जा रहा है तो फोर्स पहले से ही लगना शुरू हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये फोर्स कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स और a magnet and a magnetic substance is known as magnetic force। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नेटिक फोर्स को एक ऐसा फोर्स है जो दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है, या फिर एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में लगता है। अब सवाल आता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हों उनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आयरन, है ना, आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। कोबाल्ट भी होगा, निकेल, कॉपर, ये सारे क्या होते हैं? मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मजेदार चीज क्या है, अगर आप गौर से देखोगे, इसको ऐसा ना करके पॉइंट डाल देता हूं। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो हमेशा दो सेम पोल अगर होंगे तो सेम पोल क्या करता है दोस्त? रिपेल करता है। इधर भी साउथ इधर भी साउथ, ये दोनों क्या करेंगे? दूर दूर भागेंगे। तो यहां पर क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होता है? दूर दूर जाना। और लाइक पोल क्या करता है? लाइक पोल तो रिपेल ही करता है। अब अनलाइक पोल क्या करता है?
ये नॉर्थ और ये साउथ, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा दोस्त, अट्रैक्शन। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर आप एक्सपीरियंस किए होंगे लाइफ में, कि दो मैग्नेट को जब हम लाते हैं पास में तो कभी एकदम सट से चिपक जाता है। तो जब सट से चिपक रहा है मतलब दोनों पोल क्या है, अपोजिट हैं, एक साउथ है तो एक नॉर्थ है। कई बार होता है कि एक मैग्नेट है हाथ में, दूसरे वाले को पास ला रहे हैं, वो चिपक ही नहीं रहा है, पूरा जोर लगाते हैं, इसका मतलब दोनों का पोल सेम है, दोनों या तो साउथ है या फिर दोनों नॉर्थ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और फोर्स बच रहा है दोस्त, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो अगला फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इसमें ये जो टर्म है ना इलेक्ट्रो, ये क्या है, इलेक्ट्रो, ये आया है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्त, एक चार्ज है ना। और ये स्टैटिक एक टर्म है, ये स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। अगर दो चार्ज रेस्ट में है ना, रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है, दो चार्ज अगर रेस्ट में है और उन पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस at rest is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये चार्ज क्या है। तो मेरे दोस्त, चार्ज मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, सही है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फिर वही बात, इसमें भी लाइक चार्जेस क्या करेंगे, मान लो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास बुलाएंगे, है ना। चलो और क्या हो सकता है, मान लो ये नेगेटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव वाला भी रिपेल करेगा, और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है तो ये दोनों भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। हमने फोर्स वाला पार्ट एक लेक्चर में निपटा दिया है ना। फोर्स वाला पार्ट एक लेक्चर में खत्म हो गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, आपके लिए 8th वगैरह में तो पढ़ा ही होगा आपने। कुछ नया है तो वो सिर्फ टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, एक और फोर्स है नॉर्मल, मतलब बाद में कभी काम आएगा, मैं लिखाया नहीं हूँ। तो कांटेक्ट फोर्स में एक और फोर्स होता है नॉर्मल, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, चलो इतना काफी है, बाकी नॉर्मल का कभी जिक्र आएगा तो मैं उसको भी समझा दूंगा आगे के लेक्चर्स में, है ना। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा। कुछ भी नहीं था, थियोरेटिकल था, इसलिए हमने फटफट 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 करके खत्म कर दिया, है ना। बाकी आगे के क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है ना, मतलब एकदम सिनेमा चलने वाला है भाई। आगे के लेक्चर्स में हम गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि लोगों का क्या विचार था मोशन के पीछे का, है ना, लोगों का थॉट क्या था मोशन के पीछे।
ठीक है। एक्चुअली मोशन इतना फंडामेंटल चीज है ना, हमें इस धरती पर मतलब अपनी धरती ही घूम रही है, धरती ही मोशन में है, तो मोशन को पढ़ना काफी जरूरी है। लेकिन ये मोशन है क्यों, किस वजह से मोशन आ रहा है बॉडी में, वो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, जो कि न्यूटन साहब ने दिया था। तो जो मोशन के पीछे का लॉ है उसको हम समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता है ना, लॉ का कोई भी डेरिवेशन नहीं होता, वो बस ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।